नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक। टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज का एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर है जिसकी कई सारे चैप्टरों में जरूरत पड़ती है। कई बार बोल दिया जाता है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। वहीं पर हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब कहने का मतलब चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड हो, कई बार कई सारे चैप्टर में ऐसा बोल दिया जाता है कि कुछ टर्म्स दे दिए आपको, कोई पद दे दिए और बोला कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। अब जीपी के बारे में अगर नहीं मालूम तो क्वेश्चन गया, है ना। तो डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी इस चैप्टर की हमें जरूरत पड़ती है। और आज के इस क्लास में, एक ही क्लास में हम पूरा जीपी कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस बेस पर क्वेश्चन करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट पक्का कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एपी पढ़ा था। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। एपी क्या पढ़ा था? समांतर श्रेणी। तो एपी शॉर्ट में इसको एपी बोला जाता, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में भी एपी ही लिखा जाता है इसको। और जीपी बड़ा पॉपुलर है ये, जीपी। थोड़ा सा इसको समझ ले और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपके पास में इस टाइप की सिचुएशन है, 4, 7, 10, 13 और इस प्रकार की सिचुएशन है, तो ये एपी में होगा। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म, अगला पद जो है ना, इसमें कुछ प्लस करने पर आ रहा है। जैसे 3 को प्लस किया जाए तो अगला पद आ रहा, इसमें 3 को प्लस किया जाए तो अगला पद आ रहा, मतलब इसमें 3 को प्लस किया जाए तो अगला पद आ रहा। क्या हो रहा? पिछली टर्म में एक निश्चित नंबर को, एक फिक्स नंबर को हमने ऐड किया तो अगला पद आया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर 3 को प्लस किया, यहां 4 को प्लस किया, यहां 7 को प्लस किया, ऐसा नहीं, एक जैसा। कहने का मतलब उल्टा भी आप सोच सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वही आना चाहिए जो इसमें से इसको माइनस करने पर आ रहा, और वही आना चाहिए जो इसमें से भी इसको माइनस करने पर आया। मतलब हर जगह अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर जगह अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता? सार्व अंतर। सार्व अंतर, नाम बड़े स्पष्ट होते हैं इसके। सार्व मतलब सभी जगह अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कर रहे हैं ना भाई, यहां से इसको माइनस करा तो वो डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया तो वो डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया तो डिफरेंस। वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये होती है एपी। और एपी के बारे में हमने पूरी 1.5 घंटे की क्लास थी और उसमें पूरा एपी कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। जीपी क्या है? तो जीपी का सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। कैसा? अगर मान लिया जाए यहां पर 3 है, यहां पर आ गया 12, 48 और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। हो क्या रहा? इसमें मैंने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। किसका? 3 में 4 का मल्टीप्लिकेशन किया। किसका मल्टीप्लिकेशन किया? 4 का। तो अगली टर्म आई, इसमें भी 4 का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी प्लस कर रहे, कभी माइनस कर रहे, कभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे, कभी डिवाइड, नहीं। ये वाला जो अगला पद है ना, इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन किया? 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो अगला पद आया, तो इसमें भी 4 का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो अगली टर्म आएगी। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगली टर्म आएगी। एक जैसा। दूसरा तरीका आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो जो आएगा वही इसको डिवाइड करने के बाद आना चाहिए। कहने का मतलब 12 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू उतनी ही आना चाहिए जितनी इसको इससे डिवाइड करेंगे। 48 डिवाइडेड बाय 12। देखिए 3 4 जा 12 और 12 4 जा 48, मतलब 4 = 4। ये इक्वल आ रहा ना? हाँ, तो ये जीपी होगा।
कई सारी एप्लीकेशन है डेली लाइफ की, बहुत सारी एप्लीकेशन है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल, आपके पास में मान लिया जाए इतना एक सैंपल है, दही का सैंपल है, दही। अब इस दही में क्या है, बैक्टीरिया है। हर मिनट में ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है हर मिनट में। अरे इसमें मान लिया जाए 1 लाख बैक्टीरिया है, तो हर 1 मिनट में उसका डबल हो जाता है। इसमें 2 का गुना करेंगे तो ये हो गया, फिर उसके अगले 1 मिनट में फिर से डबल हो जाता है। इसका बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जितना भी बैक्टीरिया, 1 लाख बैक्टीरिया है तो डबल हो गया तो कितना हो गया, 2 लाख बैक्टीरिया हो गया 1 मिनट में। 2 लाख से 4 लाख हो गया 1 मिनट, इस जो भी अभी है उसका डबल हो गया। तो बताइए 1 घंटे बाद इसमें बैक्टीरिया कितनी हो जाएगी। ऐसी जैसे मान लिया जाए कोरोना वायरस था, आपने देखा होगा कोरोना वायरस में क्या कहानी थी। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस, जितने भी इसमें वायरस है, हर एक घंटे में ये जो वायरस है 5 गुना हो जा रहा। कितना हो जा रहा, 5 गुना। तो यहाँ पर 5 गुना हो गया। अब जितना भी है उसके अगले घंटे में फिर से 5 गुना हो जाएगा। तो बताइए 12 घंटे बाद वो वायरस कितना हो जाएगा। मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, कोई ऐसा जरूर नहीं कि 5 गुना ही होता था वो वायरस, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कितना गुना होता था, ठीक है ना। ठीक है, इतनी ज्यादा मैंने उस पर स्टडी नहीं की है कि वो कितना गुना होता था, 1 घंटे में कितना गुना होता था। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि भैया 5 गुना हो जाता, ये फिर अगले घंटे में फिर 5 गुना हो जाता, जितना भी है उसके अगले घंटे में फिर 5 गुना हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा, ये वायरस है कोरोना वायरस, तो कितना हो जाएगा। तो यहां पर आपको जीपी की जरूरत पड़ती कि नहीं, तो डेली लाइफ में भी तो इसका यूज है कि नहीं है। तो अगर मान लिया जाए कि चलिए ठीक है 12 घंटे में जितना भी वायरस हुआ, ये वाला 1 घंटे में इतना था, दूसरे घंटे में इतना था, तीसरे घंटे में इतना, और ऐसा 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 हो गया। अगर मैं सबका योगफल करूं, सबका सम कर दूं तो कितना हो जाएगा। अब सोचिए, टेढ़ा काम है कि नहीं है। तो जीपी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी होता है। तो ये जीपी आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया चैप्टर है जीपी। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जीपी ऐसा चैप्टर है, होता क्या है कि बच्चे कम पढ़े होते हैं जीपी को। क्यों, उसका कारण है, अगर सीबीएसई में देखा जाए तो जीपी एपी जो है ना, एपी होता है 10th क्लास में, और 10th क्लास हर बच्चे ने की होती है। और जीपी जो होता है सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में, वो होता है 11th क्लास में। हाँ, अगर आईसीएसई का बच्चा है तो वो 10th क्लास में पढ़ लेता है, जीपी भी पढ़ लेता है, एपी भी पढ़ लेता है। तो जीपी से कम बच्चे अवगत होते हैं, और जीपी का जब क्वेश्चन आता है तो फिर परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो हमें जीपी बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, पूरा 0 लेवल से पढ़ेंगे, बात को समझने की कोशिश करना अब यहाँ पर। अगर मान लिया जाए आपके पास में ऐसा दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाए कि ये जीपी है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। ये पहले नंबर पर लिखा है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकंड नंबर पर लिखा है तो इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, और ये थर्ड नंबर पर लिखा है तो क्या बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आगे चलते जाएगा। ये जीपी में है या नहीं है ये चेक करना है, तो क्या करो, A2 को यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो। अगर इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो जीपी में है, अदरवाइज जीपी में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जीपी में है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है क्या, गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, अरे हिंदी मीडियम में भी रहेगा तो उसको जीपी बोला जाता है, जीपी में है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ये पॉपुलर वर्ड है, तो है ना ये। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 4 आ रहा, 3 चौक 12, और इसको भी इससे डिवाइड करूंगा तो 4 आ रहा, मतलब जीपी में है, दोनों जगह एक जैसा है। तो ये इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब सार्व अनुपात। कॉमन मतलब सार्व, और अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात, और इसको R से डिनोट किया जाता है, ये फिक्स है। अगर आपसे एक जीपी दी हुई है
और आपसे पूछा कि अच्छा इसका कॉमन रेशियो बताओ या सार्वनुपात बताओ या आर का मान बताओ, तो क्या करोगे, दूसरी टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे कि यहाँ और यहाँ अलग अलग आया तो, अरे फिर तो जीपी नहीं होगी, फिर तो ये निकलेगा ही नहीं, एक जैसा ही आएगा, ठीक है ना, तभी जीपी रहेगी वो। चलिए ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्या। आर मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो। आर का मतलब होता है सार्व अनुपात। अनुपात नाम क्लियर है ना भाई, अनुपात क्यों बोल रहे हैं, अरे मोहन के पास और सोहन के पास जो रुपए है तो किस क्या क्या अनुपात है, अगर मोहन के पास में 200 रुपए है और इसके पास 300 रुपए है सोहन के पास, तो इनके पास में रुपए का अनुपात क्या होता, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे कि 2:3 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर डिवाइड ही तो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इसलिए रेशियो बोल रहे हैं इसको। बाकी नाम तो बड़े सिंपल होते हैं मैथ्स में, जैसा काम वैसे का नाम, मतलब ये रेशियो है इसलिए रेशियो बोला जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कॉमन रेशियो है ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशियो। ये बात क्लियर है क्या। चलिए, जब कॉमन रेशियो है ये, तो आप यहां पर एक बड़ी मजेदार बात देखोगे, इसका अगर मैं इससे तिरछा गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर। अरे a2 क्या हो गया, a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a3। एक रिलेशन ये भी होता है, अरे a2 इंटू a2 तो a2 का स्क्वायर और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये बीच वाली जो टर्म होती है ना, बीच वाली टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना आएगा, 48 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 144, 144, तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। देखिए इसका भी स्क्वायर कितना हो गया, 144, 144, तो ऐसा हो जाता है ये जब भी जीपी में रहेगा। ये जो होता है ना A1, या जो A1 होता है उसी को ये बोला जाता है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। इतनी बात क्लियर है। तो जीपी में ये सारी बातें, इतनी बातें हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसका जो व्यापक रूप होता है, मान लिया जाए कि पहला पद कौन है आपके पास में, A1, दूसरा पद कौन है, A2, तीसरा पद कौन है, A3, चौथा पद कौन है, A4, पांचवा पद कौन है, ऐसा आगे चलते जाएगा और कहीं ना कहीं n वां पद भी आएगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या लिख दिया सर, कहने का मतलब यहां कुछ भी हो सकता। अरे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था ना उसमें 3 पद लिखे थे, ऐसे 3 से ज्यादा भी हो सकते, ये बोलना चाह रहे हैं हम। यहां पर n पद है, n का मान कुछ भी हो सकता, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है। जो पहला पद होता है ना उसको a से डिनोट किया जाता है, a से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पद जो होता है वो AR से प्रदर्शित किया जाता है, A इंटू आर। A का मतलब क्या हो गया, पहला पद, और R का मतलब क्या हो गया, सार्व अनुपात। इसको प्रदर्शित किया जाता है AR स्क्वायर, AR क्यूब, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे ये बता दो मुझे, इससे किसको प्रदर्शित करेंगे। तो थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ। पहले टर्म में R कितने बार आया, 0 बार। अरे R आया ही नहीं। A2 दूसरा पद है तो इसमें कितने R आए, 1 R आया। R की पावर कितनी है, 1। यहाँ 3 है तो R की पावर कितनी है, 2। यहाँ 4 है तो R की पावर कितनी है, 3 है। एक कम है ना, हर जगह एक कम है, देखो ना। 2 है तो यहाँ पर कितना, 1। यहाँ 3 है तो कितना है, 2। यहाँ 4 है तो कितना है, 3। तो यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, ये R रेज़ टू दी पावर n-1, एक कम हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि an इज इक्वल टू AR रेज़ टू दी पावर n-1 होता है।
ये बड़े काम का फार्मूला बना है, बहुत काम का, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा, ये मान लो आप जीबी में। कैसा? आपसे अगर बोला जाए कि ए का मान, मतलब पहला पद कौन है, 4 है, और आर का मान कितना है, आर का मान 3 है। समझ में आया क्या? फर्स्ट टर्म कौन है, 4, आर की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये देखते हैं हम यहां पर। वो ये बोलना चाह रहा कि यहां पर ए का मान कितना है, 4, आर का मान कितना, ए का मान 4 और आर का मान कितना है, 3। 4 और इसका आर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और 4 और आर की वैल्यू कितनी है, 3 की पावर 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, और 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, और ये 27 दूनी 54 108। वो क्या बोलना चाह रहा कि ऐसी जीपी है। देखिए अभी आप देखना मजेदार बात, आपको ए और आर पता है ना, तो आपने एक जीपी बना दी। पहला पद कौन है, ए, तो ये रख दिया। दूसरा पद कौन होता है, ए आर, तो ए का भी मान और आर का भी मान रख दिया, तो कितना हो गया, 12। तीसरा क्या हो गया, ए की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो गया, 36। ए की वैल्यू रख दी और आर की वैल्यू रख दी, तो 108 हो गया। आई क्या बात समझ में इतनी? ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको ए और आर दे दिया तो आपने दुनिया जीत ली, ये मान लो आप। कहने का मतलब आप पूरी जीपी बना सकते हो, पहला पद भी बता सकते हो, दूसरा भी बता सकते हो, तीसरा भी बता सकते हो, चौथा भी बता सकते हो, सारे पद बता सकते हो आप। अब अगर मुझे पूछ लिया कि 7वां पद बताओ, तो ऐसा एक तरफ से थोड़ी करेंगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास में। 7वां पद बताओ, तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये लगा दो और आर की पावर इसकी अपेक्षा एक कम कर दो। आई क्या बात समझ में? अब आप बोलोगे क्यों, तो ये ए एन का फार्मूला होता है, ये आर की पावर n-1, यहां पर जो भी रहेगा उसकी अपेक्षा आर की पावर 1 कम, ऐसा रहेगा। अब ए की वैल्यू रख दो यहां पर, ए की वैल्यू कितनी है, 4, और 3 की वैल्यू कितनी है, 3 मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 3⁻6 हो गया। और इसका कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा चौथा पद बताओ, तो क्या करोगे, ए और आर की पावर 3 कर दोगे। ए का मान कितना है, 4, और आर का मान कितना है, 3, तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 चौक 108 है ना। तो ये देखिए चौथा पद आ गया 108। मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते, केवल इतनी बात याद रखना है आपको कि जो भी पद निकालना है उससे एक कम आर की पावर रखना है। जैसा एपी में था सेम वैसे ही काम करना है इसमें भी, ठीक है। चलिए, मतलब आप n वां पद निकाल सकते हो, क्यों, n वां पद निकाल सकते। मुझे एक बात बताइए कि अगर a = पहला पद कौन है, 3 है, और r का मान कितना है, 2 है। छठवां पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये सारे पद आपको ज्ञात करना है। कितना सिंपल काम है। ये कौन सा निकालना है, छठवा, तो r की पावर 5 हो जाएगा। a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है, 3, और r की वैल्यू क्या है, 2⁻5। तो 2⁻5 कितना हो गया, 32। 32 का 3 गुना 96, ये हो जाएगा आंसर। अरे 2 की घात 5 कितना होता है, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी, ऐसा 5 बार, तो कितना हो गया, 32 × 3 ऐसा। कौन सा पद निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद क्या हो जाएगा भाई, ए r⁻3। ए की वैल्यू कितनी है, 3, और r की पावर कितनी है, 2⁻3। r⁻3 कितना होता है, 8। 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24, ये हो जाएगा, ये आंसर है।
अरे डायरेक्ट आप कोई भी पद निकाल सकते, कितना मजेदार काम है। अगर मान लिया जाए ये 7 है तो a की वैल्यू कितनी है 3 और 2 रेज़ टू दी पावर 6, अरे इसकी अपेक्षा एक कम पावर, तो 2 रेज़ टू दी पावर 6 कितना हो जाएगा 64 इंटू 3, 4 तिया 12, 1 18 और 1 19, 192 इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हम। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? लग रहा ना कि जीपी आज के 1-1.5 घंटे की जो क्लास है उसमें पूरा जीपी सीख लेंगे हम, और काम का भी है, ठीक है ना। अब मान लिया या मैंने एक ब्लड सैंपल लिया, चलो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। मैंने एक ब्लड सैंपल लिया, किसी भी चीज का हो, या कोई एक सैंपल लिया, ब्लड सैंपल ही जरूर नहीं है, कोई भी एक सैंपल लिया। चलो गटर का पानी निकाला और गटर के पानी का एक सैंपल लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा और वहां पर उसमें कुछ बैक्टीरिया थे, हाँ या जो भी थे, मुझे ज़्यादा बायोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। जो भी था, मान लिया जाए कि 40 थे उसमें, कितने थे 40, और स्टडी की और पता चला कि हर 1 घंटे में ये जो होते ना, वो क्या होते 3 गुना हो जाते हैं। 3 गुना हो जाते मतलब ए का मान प्रारंभिक तौर पर कितना था 40, और हर घंटे में कितना हो जाता 3 गुना हो जाता। कितना हो जाता 3 गुना। तो बताओ 5 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 5 घंटे बाद कितना हो जाएगा? तो ये 5 निकालना है आपको, तो ये r की पावर 4, बस काम हो गया। अरे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। ये मतलब 40 और 3 की पावर कितना है 4, 3 3 जा 9 9 81, कितना हो गया 40 इंटू 81, तो कितना हो गया 4 का 4 8 चौक 32, और इतना हो जाएगा 3240। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाता है 3 गुना, हर बार 3 गुना, हर बार 3 गुना, हर बार 3 गुना हो जाता, तो 5 घंटे बाद इतना हो जाएगा। तो देखिए ना कितना बड़ा कैलकुलेशन हमने कितने कम टाइम में कर लिया। और इतना भी नहीं, जब आपकी कमांड हो जाती है तो डायरेक्ट ये 5 बोला तो यही के यही कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम अब देखना क्वेश्चन, आपके पास में ऐसी कंडीशन दी है, आपके पास सूची दी हुई है 5, 25, 125 और इसी प्रकार से आगे चलते जाना। आपको बोला है कि 10वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए? 10वां, और n वां भी पद बताइए, n वां, ये दोनों पद बताना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द लिस्ट। ये जो लिस्ट दी हुई है उसका 10th पद। तो चलो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, ये r की पावर इसकी अपेक्षा ये कम होती है, और ये क्या होगा, ये r की पावर इसकी अपेक्षा ये कम होती है। अरे ये n है तो n-1। अब आपको किसकी जरूरत है? ये और r की जरूरत है। पहला पद कौन है? जो पहला पद होगा वही क्या होगा, ये होगा। जो पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म, और r क्या होगा r। तो बड़ा सिंपल सा काम है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो 25 डिवाइडेड बाय 5। कोई जरूर नहीं कि सेकंड को फर्स्ट से, किसी को भी, इसको इससे करो, लगातार वाले को करना है, लेकिन इसको इससे मत कर देना, इसको इससे करो या इसको इससे करो। कितना हो जाएगा? एक जैसे ही आएगा। कितना हो गया 5। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, और आर की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 9, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। ये आंसर है इसका। यहां पर भी ऐसी, ए का मान 5 रखा और r का भी मान 5 है, तो 5 की घात n-1। आपको मालूम है कि दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है। इसकी पावर कितनी है 1 है। दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 5 की पावर n हो जाएगी। अरे 5 की पावर ऐसा होगा ना 1 + n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 5 की पावर n। ये इसका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल काम है कि नहीं? ये सिंपल काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जीपी का 12वां पद निर्धारित कीजिएगा। अरे कौन सा पद निकालना है? 12वां पद।
ये 12 निकालना है आपको। चलो ठीक है, निकाल लेंगे भाई। जिसका आठवां पद कितना है? 192 इतना है। और सार्वनुपात मतलब आर का मान कितना है? 2 इतना दिया है। ये दोनों चीजें आपको दी हुई है। मुझे एक बात बताइए कि ये 8 का फार्मूला क्या बनेगा? ये आर की पावर 1 कम बराबर से 192। आया क्या समझ में इतना? अरे ये 8 को कैसा लिख सकते? ऐसा लिख सकते कि नहीं हम? हाँ, आर की वैल्यू मालूम है आपको, तो ये आर की पावर कितनी हो जाएगी? अरे आर की जगह क्या है? 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 64 128 कितना हो जाएगा? 128। अब कैंसिल करो इसको, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 8 32 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। मतलब अब आपको ए भी मालूम है और आर भी मालूम है। अब इसका मान निकाल सकते हैं हम। किसका निकालना हमें? A12 का। क्या होगा? ए आर रेस टू दी पावर 11। अरे ये तो याद ही हो गया होगा अब आपको। जो भी निकालना है आर की पावर 1 कम, बस ये याद रखना है। ए की वैल्यू कितनी है? 3/2 और आर की वैल्यू कितनी है? 2 रेस टू दी पावर 11। कितना हो जाएगा? 2 से 2 की पावर 10 हो जाएगी। 3 इंटू 2 रेस टू दी पावर 10। अरे एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। या तो आप बोल सकते हैं कि दोनों के आधार समान है तो भाग में घात क्या हो जाती? घट जाती है। जैसा भी बोलना है आपको, जैसा भी समझना है। या एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 10 बचेगी। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। 1024 और इसका 3 गुना 24 72 और 03 इतना हो जाएगा। ये 12। देखिए कितना बढ़िया काम हो गया। आपको सिचुएशन दी है, उस आधार पर आपने ये वाला 12वां पद यहां पर निकाल लिया है कि नहीं? सिंपल काम। अरे बड़ा सिंपल है। अच्छा, थोड़ी सी क्या प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस में क्या होता है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करो ना आप वैरायटी के, और आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन का, आप बुक में मिल जाएंगे। जीपी के कई सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। 11th क्लास की बुक में मिलते हैं ये, है ना? सीबीएसई की अगर देखेंगे तो, या स्टेट बोर्ड में भी 11th क्लास में मिलेगा। और आईसीएससी में देखेंगे तो 10th क्लास में ही मिल जाएगा ये, ठीक है ना? आईसीएससी बोर्ड होता है एक, उसमें 10th क्लास में ही मिल जाएगा। चलिए ठीक है। x का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट क्या बोला है? ये देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। x + 9 कामा x - 6 कामा 4 एक क्या गुणोत्तर श्रेणी के लगातार 3 पद है? क्या बोलना चाह रहा? x + 9 x - 6 और 4 ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी, मतलब लगातार पद है ये जीपी के। मतलब ये पहला पद मान लेते, इसको दूसरा पद मान लेते, इसको तीसरा पद मान लेते। कहने का मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है? तीसरा पद है। ये जीपी के है ये। अब आप ये मत बोलना कि सर इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बराबर तो आ ही नहीं रहा। अरे x के पद में है ना, ये x की टर्म में है ना, तो जरूर नहीं ना। तो x का मान निकालने के लिए बोला यहाँ पर। कहने का मतलब उनने बोल दिया ना कि ये जीपी में है, तो अपने को मानना है कि जीपी में है। और याद रखना कि जब भी 3 पद दिए जाते ना में, तो हमेशा बीच वाले का जो स्क्वायर होता है, हमें मालूम है कि जो बीच वाला जो होता है ना a2 का स्क्वायर, वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात देखी थी हमने, शुरू में समझा था। तो बीच वाले का स्क्वायर x - 6 का स्क्वायर बीच वाले का इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन x + 9 × 4 a - b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर - 2ab, तो कितना हो जाएगा? 12x + 36
और इजिकल टू 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 36। आप देखेंगे कि 36 से 36 कैंसिल, ऐसा ही करो कैंसिल, या तो इसको उधर ले जाके कैंसिल करो, बात एक ही है। क्या बचेगा x स्क्वायर और 4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -16x इजिकल टू 0। ये आया क्या समझ में? कहने का मतलब -12x और 4x इधर जाएगा तो -4x, -4x और -12x कितना हो जाएगा -16x, और दोनों में से वर्ग समीकरण बन गया ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया मेरे क्या होता है, मैथ्स अगर अच्छा करना है, मैथ्स को अच्छा करना है तो आपको बेस पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट छलांग लगाओगे तो मैथ्स बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं, है ना। आप बोलोगे कि सर मेरा तो अभी एग्जाम है और इसी बार जो निकला इसी को मैं निकाल के रहूंगा और मेरा अभी तक मैथ्स पढ़ा भी नहीं है मैंने, है। और डायरेक्ट अगर आप चैप्टर पर पहुंचोगे, डायरेक्ट आप परसेंटेज करने लगोगे, सिंपल इंटरेस्ट करने लगोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करने लगोगे, वहां पर वर्ग समीकरण बनेंगे, रैखिक समीकरण बनेंगे, हैं, एपी लगेगा, जीपी लगेगा, कई ऐसी चीजें लगेगी। अब अगर वो चीज नहीं आती है तो फिर आपको वो वाला भी चैप्टर खराब होगा। इसलिए आप बेस बनाते हुए आगे बढ़िए, और मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल 0 लेवल से हीरो बनोगे आप, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि जैसे आप जीपी पढ़ रहे हैं तो जीपी के 100 क्वेश्चन कर डालो, 50 क्वेश्चन कर डालो, ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस बनाओ, कमांड बनाओ। अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अच्छा करना है तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन गए, वर्ग समीकरण बन गया। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 16 हो सकती है। क्या बोला है अब आपको, लगातार पद ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकल गया, 0 हो सकता है या 16 हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो कितना सिंपल काम है। अगर बेसिक अगर आपका क्लियर है ना तो सारे फटाफट फटाफट बनने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखना, अभी तक याद रखना, अभी तक केवल और केवल एक ही फार्मूला यूज किया हमने, कौन सा, ये n मतलब nवा पद, ये r⁻n-1, यही वाला फार्मूला याद लगाया अभी तक। और एक वो भी लगाया है, वैसे देखा जाए तो a2 का स्क्वायर, यानी कि बीच वाले पद का वर्ग क्या होता है, पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये 2 फार्मूले मान लो आप, तो ये 2 फार्मूलों का यूज किया अभी तक हमने, ठीक है। अब n पदों का योगफल, ये नोट करते हुए चलना आपको, ये 2 फार्मूले अभी तक यूज किए। n पदों का योगफल क्या बोलना चाह रहा है, अरे जीपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, पहला पद कौन होता है, ये, दूसरा ये r, तीसरा ये r स्क्वायर, चौथा ये r क्यूब, और डेश डेश डेश, और nवा पद क्या होता है, ये r⁻n-1, ऐसे ही होती है जीपी। अगर मैं इस जीपी को के सारे पदों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूछना चाह रहे हो। और इसका जो भी आंसर आएगा उसको यस एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, यस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म। और इसका जो फार्मूला बनेगा ना, इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा यस एन इज इक्वल टू ये r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये क्या है, प्रथम पद, r क्या है, सार्वअंतर, ये क्या है फर्स्ट टर्म, और r क्या है कॉमन रेशियो। ये वाला फार्मूला तब लगाना है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अरे r जो कॉमन रेशियो रहेगा ना 1 से बड़ी रहेगी तब ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर छोटी है तो ये यही का यही फार्मूला लगेगा, बस ये 1 पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये दोनों पलट गए, मतलब कुल मिला के फार्मूला वही है। ये तब लगाना है जब r की वैल्यू क्या है, <1 है। और यस एन, आपके मन में एक विचार ये भी आया होगा कि
कि अगर r की वैल्यू 1 रहे तो फिर डायरेक्ट n a कर देना, आपको n a कर देना है। ऐसा क्यों? देखिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, इसको प्रूफ किया जाता है। इसको प्रूफ करके आप ऐसा ला सकते हैं, और आप मान लो कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्योंकि 160 है, ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर हम प्रूफ करने बैठेंगे तो। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हम तो प्रूफ भी करना चाहते हैं, तो फिर टीस्टेक की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ मतलब एपी जीपी ये वो सब कुछ है, और पूरा फार्मूला एक एक चीज, कौन से फार्मूले कैसे बने हैं, कैसे याद रखना है, कैसे अप्लाई करना है, कई सारे दुनिया है, सारी चीजें सिस्टमेटिक आपको वहां पर मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। अभी हम 160 में ये समझना चाह रहे हैं फार्मूला, मतलब मेन डायरेक्ट चैप्टर को क्लियर करना चाह रहे हैं। अभी देखना हमारे पास में एक फार्मूला, वैसे देखा जाए तो केवल एक ही फार्मूला है यहाँ पर, है ना, एक ही फार्मूला है यहाँ पर। कौन सा? ये वाला, ठीक है। और यही फार्मूले को 3 फार्मूले बोल दो आप, अरे 3 फार्मूले बोल दो ये, ठीक है। और एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 3 फार्मूले यहाँ पर बन गए आपके पास, ऐसा। तो नोट कर लो, आर की वैल्यू अगर 1 है तो ऐसा क्यों होता है? जैसे देखना 9 9 9 9 9 प्लस 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 प्लस। पहली बात तो ये बता दो कि इसका कितना होगा, ये जीपी में है या नहीं है? हाँ जीपी में है ना। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1, मतलब आर का मान कितना हो गया? 1। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, आर का मान कितना है? 1 है। तो ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, पहला पद जितना है उसमें 1 2 3 4 5 जितने भी बार आया उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 9 5 45, ये आंसर है इसका, है ना। तो ये वाला फार्मूला है वो, यानी जितने भी बार आया उसका पहले वाले पद में मल्टीप्लिकेशन कर दो, सारे पद एक जैसे रहते तब की बात होती है, ये तीसरा फार्मूला। चलिए ठीक है, तो क्या ये फार्मूला याद हो गया? याद हो गया, तीनों फार्मूले याद हो गए। याद तो साथ साथ में ही करते चलना है आपको, ऐसा नहीं कि सर अभी कैसे याद होगा, अभी तो क्लास ही चल रही है। नहीं, अरे इतना वो लेके चलना, ये r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1, मतलब ऐसा लेके चलना आपको। कोशिश करना है कि साथ साथ में ही सब याद होते हुए चले, और इसके नोट से भी बनाते चलना। अब देखना कितना बढ़िया मस्त मजेदार क्वेश्चन है इसमें। कुल मिला के आपको 3 फार्मूले याद करना है। एक तो ये सम वाला, 2 ही फार्मूले मेन तो देखा जाए तो, एक सम वाला और एक यनवा पद जो यंथ टर्म है वो वाला। अब देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और देखना कैसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। वह गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद, कौन सा पद? 4th टर्म। कौन सी टर्म? 4th टर्म। कितनी है? 54। अरे जो जो दिया है वो तो लिखते चलो ना। जिसका चौथा पद 4th टर्म कितना है? 54, और 7वां पद कितना है? इतना है। ये 7 कितना है? 1458। आई क्या बात समझ में? बिल्कुल सिंपल काम। आपको तो ये मालूम है ना कि यह 4 है ना, तो ये r की पावर 3 लिखना पड़ता है। 54 काय के लिए ज्यादा माथापच्ची कर रहे हो? ये r की पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1458। हाँ सही है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीपी के, तो ज्यादातर भाग डिवाइड करने वाली बात आती है। डिवाइड कर किया करो। इसको क्या करेंगे? बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। पूरी फुल मेथड बता रहा हूं मैं, r⁻3, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करें? पहले छोटी संख्या से कर देता हूं मैं, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 8, 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 टाइम, और ये 2 टाइम, और ये 9 टाइम।
और 27 से 27 बार ही कैंसिल हो जाएगा ये 27 का स्क्वायर है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए ना, ये से ये कैंसिल और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 3 इजिकल टू 27। तो आर की पावर 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। आपको मालूम है, अरे सारे चैप्टर पढ़ चुके हम, इसीलिए अगर घाते समान हो तो आधार भी समान हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये आ गई आपकी आर की वैल्यू। अब आर का मान इसमें रख दो तो ये का मान आ जाएगा बाय इक्वेशन 1 ये, और आर की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54। ये समझ में आया क्या? अरे आर के जगह 3 रख दिया मैंने, तो ये इंटू कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 54। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54, या इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। ऐसा कैंसिल करो या तो नीचे ले जाके कैंसिल करो, तो कितना हो जाएगा ए का मान 2। क्या बोला है? वह गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। अब क्या करना है आपको? गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। आपको मालूम है गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? हाँ मालूम है ना, ये आर और ये आर स्क्वायर और डैश डैश डैश, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 और आर की वैल्यू कितनी है 3। ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू कितनी है 3 है। कम से कम 3 टर्म लिखना है आपको, याद रखना, चाहे गुणोत्तर हो, जीपी हो चाहे एपी हो, कम से कम 3 टर्म लिखना जरूरी है। कई बच्चे 2 लिख देते हैं जो कि गलत होता है। ये क्या हो जाएगा 2, 6 और 9 9, तो ये कितना हो गया 18, ये हो गया जीपी। बन गए कि नहीं जीपी? अरे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, मतलब बराबर चल रहा है काम। तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस भाई देखो, आप कई बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे सर आपने समझाया यार खूब ही समझ में आ गया मेरे को, हैं, और उछल पड़ते हैं। कुछ नहीं होगा इससे। आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझा, लॉजिक को समझा, लेकिन क्वेश्चन जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है। कहने का मतलब काम आपको ही करना है, ठीक है ना, और खूब करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते उतने ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितने करोगे उतना आपका फायदा है। क्या बोला है? जीपी का यनवा पद, यंथ टर्म कितना है 128। क्या दिया है भाई? ये यन इज इक्वल टू 128, यनवा पद दिया है, यनवा पद, तो ये यन जो भी पद दिया है वो, चलो ठीक है। इसके यन पदों का योग कितना है 255, मतलब यस यन दिया, पदों का योग बोला है ना, योग, तो उसको यस यन से डिनोट करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है ऐसा। 255। यदि सार्वअंतर कितना है 2 है, सार्वअंतर का मतलब क्या होते हैं? सार्वअनुपात, सॉरी, सार्वअनुपात कितना है 2, आर का मान कितना है 2, तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए, मतलब ए का मान ज्ञात करना है आपको, ए का मान ज्ञात करना है। ए जो इतनी जानकारी दी है उसी आधार पर आपको ए का मान ज्ञात करना है। आपको इसका फार्मूला मालूम है ना, क्या होता है? ये आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 128। आर की वैल्यू कितनी दी है? ये आर की वैल्यू कितनी दी है 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 128। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ चलो अब आगे करते हैं इसमें। अब आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो अब इधर का करते अपने, है ना, ये इसका काम हो गया, खेल खत्म हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ मैं, अब इसको कर रहा हूँ मैं। यस एन का फार्मूला क्या होता है? अरे आर का मान कितना है 1 से बड़ा है, बड़ा है तो क्या होता है? ये आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये बात समझ में आई क्या? और इज इक्वल टू 255। चलो आर का मान रख दो। अब ये आर की वैल्यू कितनी है 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 255। अब समस्या ये है, इसका अंदर मल्टीप्लेशन कर दूं क्या मैं? तो 2 रेज टू दी पावर ये इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस ए
और 2 में से 1 को घटाया तो 1 आएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आराम से कर रहे हैं हम, हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। टाइम मिलाते मत बैठ जाना कि सर ये क्वेश्चन आपने तो इतना टाइम लगा दिया, टाइम नहीं मिलाना है, टाइम नहीं, सुकून से करो, पहले प्रैक्टिस करो, पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो, दिल और दिमाग में दोनों में बैठा लो, ठीक है। फिर तो थिंक विदाउट इंक, ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में आता है। थिंक विदाउट इंक मतलब फिर आपकी स्पीड इतनी हो जाती है, अगर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी स्पीड हो जाती है। अच्छा ये यहाँ पर ऐसा आएगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया, दिमाग ही दिमाग में कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो जाता है। देखना भैया, आपको 2 इंटू इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर देता हूँ, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये इंटू 2 की पावर n इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब वो बोलोगे कैसे, n-1 ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अरे देखो दोनों के आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी तो इतना ही तो आएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि मुझे इतने का मान मालूम है, इतने का मान मालूम है कि नहीं, ये तो यहां पर रख देंगे। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? इसको कुल मिला के ये जो 2 की पावर n है ना, तो उसको 2 भागों में एक 2 को बाहर निकाल दिया, कहने का मतलब इतने की वैल्यू कितनी है 128 इंटू 2 तो पहले से ही है, माइनस ए इज इक्वल टू 255। 128 का कितना हो जाएगा 256 और ये 255 इधर आएगा तो 255 इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा भी था ऐसा। तो क्या है, उल्टे सीधे मैथ्स तो ऐसे ही है ना, उल्टा सीधा सोचना है आपको। अरे इतने की वैल्यू मालूम है तो उसको इसको बना दो ऐसा। अब यहां पर देखना ना, ये इधर गया 255 इधर आया तो माइनस 255, 256 माइनस 255 1 है ना। मजेदार काम है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक जीपी का पहला पद कौन है 7 है, ये इज इक्वल टू कितना है 7। अंतिम पद इतना है, अंतिम पद किसको बोलते हैं, ये एन को, कितना है 448 है ना। और ए का मान कितना दिया है 7, ए का मान कितना दिया 7, हाँ ठीक है। और योग कितना है, इतना है, मतलब यस एन। अरे योग का मतलब यस एन होता है भाई, ये याद रखना 8 8 9 ऐसा, ठीक। तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब आर का मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है, आर का मान, ए आर का मान, सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो। चलो, अरे क्वेश्चन को निचोड़ लिया हमने, इधर निकाल दिया, जो जो चीजें मिल रही है उसको इधर बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है ना। यनवा पद दिया इतना, यन पदों तक का योगफल इतना दिया है, प्रथम पद दिया हुआ इतना फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो आपसे पूछा है, सार्व अनुपात पूछा है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है ये आर रेस टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो मालूम ही नहीं है कि r बड़ा है कि छोटा है, 1 से कोई फर्क नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने फार्मूले बताए थे ना, अरे ये दोनों फार्मूले एक ही है, केवल हम सुविधा के लिए ऐसा लिखते हैं। अरे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही तो फार्मूला बन जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों फार्मूले एक ही है एक्चुअल। केवल सुविधा के लिए करते कि एक आध स्टेप हमारी बच जाए, बस, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा, है। एक स्टेप बच जाती है अगर आप उस आर का ध्यान रखते हो, और अगर नहीं भी रखा तो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये आर रेस टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 448, इतना हो गया। ए का मान रख देता हूं मैं, ए का मान कितना है 7, आर रेस टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। एक काम करता हूं ना, ये r-1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, 8 8 9 इंटू r-1। ये बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं किया, इसका तिर्यक गुना कर दिया, तिरछा गुना कर दिया, इसका तिरछा गुना कर दिया। चलिए ये इसको अलग कर देता हूं, इसका काम हो गया खत्म अपना ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई।
हाँ, तो ये हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। कुल मिला के ऐसा चल रहा है। अब यहां पर देखिए कि ये का मान कितना था, 7 था। 7 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 448। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा 7 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, मैं इस 7 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूं। 7 r रेज़ टू द पावर n माइनस 7 इज इक्वल टू 889, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r माइनस 889। ये बात समझ में आई क्या? इसका भी अंदर गुना कर दिया, ऐसा हो गया। आपको इसकी वैल्यू मालूम है 7 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, तो इसमें क्या करो, एक r को बाहर निकालो, माइनस 7 इज इक्वल टू 889 r माइनस 889। क्या किया मैंने? अरे ये देखो ना, दोनों के आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। ऐसा क्यों किया तो मतलब आप देखोगे कि आपको इसका मान, इतने का मान दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो उसको ऐसा कन्वर्ट किया। तो इसके जगह में इतना रख देता हूं मैं, कितना, 448, और इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 889 r, या तो फिर एक काम करो, ये इसको इस साइड लाओ, या तो चलो अभी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जबरन कंफ्यूजन नहीं चाहिए। r माइनस 889, देखिए r इधर बड़ा है इधर छोटा है, तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा। क्या हो जाएगा 889 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो 889 r माइनस 448 r। बढ़िया, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, ऐसा नहीं है, अच्छे ठीक ठाक वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, है ना। टफ तो लगेगा, अगर मैंने इस लेवल के किए तो थोड़ा सा, अगर आपने पहली बार अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चन की तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा काम। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 882, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1 बचा, 441 r, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 882 डिवाइडेड बाय 441 इज इक्वल टू r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा ना, r का मान निकालना था तो निकाल दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है इसके, थोड़े से एडवांस लेवल पर जाएंगे तो और जीपी के कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तब पूछे जाते हैं जब आपके सिलेबस में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी का चैप्टर है। आई बात समझ में? अरे जैसे कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या कोई भी क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, उसके इसमें आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको जीपी भी पूछा जाएगा, तब वो वाले एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि आपके सिलेबस में जीपी नहीं है, आप बोलोगे जैसे कई बच्चे क्या करते, सिलेबस में देखते जीपी है क्या अपने सिलेबस में, तो बोलते नहीं जीपी तो लिखा ही नहीं है। लेकिन जीपी की जरूरत पड़ती है ना, बेसिक मैथ्स तो हर जगह लगेगा, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है ये। तो अगर आपके सिलेबस में जीपी नहीं है तो आपको इतना आना जरूरी है जितनी मैंने आज बातें बताई है। और डायरेक्ट चैप्टर है तो फिर आपको एडवांस लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, वो 11th क्लास में होता है जीपी अच्छे डिटेल में। ठीक है ना, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पर चले जाइए, 11th क्लास का कोर्स देख लीजिए आप पूरा कंप्लीट, है ना। 11th क्लास में पूरा एपी जीपी बहुत सारे चैप्टर है उसमें, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ठीक है, वही बातें करूंगा मैं। अगर मजा आया और आप चाहते कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, है ना, और एडवांस लेवल हमारा जीरो से हीरो की ओर हम बढ़ते रहे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते। कहाँ शेयर कर सकते? आपका जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सब में आप इसके लिंक को शेयर कर सकते, वीडियो को शेयर कर सकते। सबका फायदा होगा, ऑडियंस आएगी और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और उत्साह के साथ में अपन काम करेंगे। और पूरा मैथ्स, टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और मैंने अपने स्ट्रेटेजी भी देखी होगी मेरी। हम कर क्या रहे हैं कि बेसिक से चल रहे हैं। मतलब देखिए, एपी जीपी सामान्यतः जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एपी जीपी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
जनरल एलजेब्रा, ये सारी बातें कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसा है ना, ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करते बच्चे? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और डायरेक्ट मतलब रेशियो प्रोपोर्शन। और फिर जब वहाँ पर ये सारे चैप्टरों की जरूरत पड़ती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीपी, एपी, और ये ऐसे सारे चैप्टर की जरूरत पड़ती, फिर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का मतलब आपका पहले बेस, जड़ मजबूत करना है, फिर आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। और अगला कॉन्सेप्ट रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को पूरा निचोड़ेंगे हम एडवांस लेवल तक, मतलब पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल भी कई बार पूछा जाता है, और पूरा ट्रिकी तरीके से करेंगे हम। और फार्मूलों की भंडार लगती है, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो पल पल में फार्मूले लगते हैं। वो सारे फार्मूले बनाने की और याद रखने की टेक्निक बताऊंगा मैं। और कई बच्चे उसको देखने के बाद देखते देखते में ही पूरे फार्मूले, मतलब ऐसा नहीं कि नोट करेंगे और फिर उसके बाद में रटेंगे, नहीं, वीडियो चल रहा उसी में पूरे फार्मूले याद हो जाते हैं। और मैं आपको करा के रहूँगा फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, और वो एक क्लास में नहीं होगा, मल्टीपल क्लास लगेगी, उसकी 2-3 क्लास लगेगी, उसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।